जय हिंद साथियों, मैं गौरव सक्सेना। मेरे YouTube चैनल चरखारी क्लब में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है प्राचीन भारत के इतिहास का पार्ट 3। इसके पूर्व में 100 क्वेश्चन की वीडियो डाल चुका हूं। आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त द्वारा की गई थी, किंतु गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है। यदि गुप्त वंश की स्थापना प्रश्न आता है और श्रीगुप्त हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो हम चंद्रगुप्त प्रथम भी लगा सकते हैं, क्योंकि गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली शासक जो माना गया है, प्रथम शक्तिशाली शासक, वह चंद्रगुप्त प्रथम माना गया है। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त एक गुप्त वंश के शासक थे। इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारत का नेपोलियन की संज्ञा प्रदान की है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाले पहले गुप्त शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। यह प्रथम गुप्त शासक थे जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? तो हूणों का आक्रमण बहुत प्रसिद्ध है, ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि हूणों का आक्रमण किसके समय हुआ था। तो गुप्त वंश हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। तो हूणों का पहला आक्रमण जो है गुप्त शासक स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था, तथा स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित कर दिया था। इसका उल्लेख उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थित भीतरी नामक गांव के भीतरी स्तंभ लेख में मिलता है। तो हूणों का आक्रमण हमें भीतरी स्तंभ लेख में मिलता है, और हूणों का प्रथम आक्रमण जो है गुप्त गुप्त शासक स्कंदगुप्त के समय पर हुआ था। बढ़ते आगे अगले प्रश्न की ओर। रजत सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो रजत सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में किसे आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता था? तो आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता था सुश्रुत को। सुश्रुत। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से कौन फलक ज्योतिष से संबंधित था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के कुशल शासन की प्रशंसा चीनी यात्री फाहियान ने भी की है। इसके नवरत्नों में सर्वश्रेष्ठ महाकवि कालिदास थे, महान चिकित्सक धन्वंतरी थे, खगोल वैज्ञानिक बराहमिहिर थे, तथा फलित और ज्योतिष छपड़क थे, व जादूगर वेताल भट्ट थे, तथा महान कूटनीतिज्ञ थे वो घटकरपर थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में दरबार में जो रहते थे कालिदास, धनवंतरी, बराहमिहिर, छपड़क, बेताल भट्ट और घटकरपर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था, तथा रजत मुद्रा को रूपक कहा जाता था। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? तो सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य एरण अभिलेख से मिलता है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य एरण अभिलेख से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में किस वंश का शासन काल को स्वर्णयुग कहा गया? तो प्राचीन भारत में गुप्त काल को स्वर्णयुग कहा गया है। गुप्त काल में कला एवं साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर इस काल को प्राचीन भारत का स्वर्णयुग कहा गया है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या थी? तो विशाख दत्त के चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन था। तो विशाख दत्त चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन था। इसके नाटक मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के कृत्यों पर प्रकाश पड़ता है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्विसंधियों का वर्णन किया गया है। तो अगला प्रश्न है, शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन पुस्तक मृक्ष कटकम का विषय क्या था? तो मृक्ष कटकम किसने लिखी? तो शूद्रक ने। तो शूद्रक द्वारा लिखी मृक्ष कटकम नामक रचना से गुप्तकालीन शासन व्यवस्था एवं नगर जीवन के विषय में रोचक सामग्री मिलती है। इस पुस्तक में गुप्तकालीन एक धनी ब्राह्मण व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कहानी है। अगला प्रश्न है, प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो प्राचीन सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल का योगदान है। सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन के प्राचीनतम संप्रदायों में से एक है। महर्षि कपिल को सांख्य दर्शन का प्रतिपादक आचार्य माना जाता है। अगला प्रश्न है,
योग दर्शन का प्रतिपादन किसको माना जाता है? तो योग दर्शन का प्रतिपादक पतंजलि को माना जाता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन को प्रसारित या न्याय दर्शन के प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम को माना जाता है। अगला प्रश्न है, पूर्व मीमांसा या कर्म का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जैमिनी ने किया था। जैमिनी ने ही कर्म का सिद्धांत भी दिया था। तो पूर्व मीमांसा का प्रतिपादन जैमिनी ने किया था। अगला प्रश्न है, अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन? अद्वैत दर्शन के संस्थापक शंकराचार्य हैं। अगला प्रश्न है, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय या सोमवंश शासकों का मूल स्थान क्या था? तो पुराणों के अनुसार चंद्रवंशियों का मूल स्थान था प्रतिष्ठापुर। प्रतिष्ठापुर जो वर्तमान में झूसी इलाहाबाद के पास। अगला प्रश्न है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हर्षचरित नामक पुस्तक बाणभट्ट ने लिखी थी। हर्ष ने अपनी राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज भी स्थानांतरित कर लिया था। तो थानेश्वर से कन्नौज अपनी राजधानी को स्थानांतरित करने वाले राजा थे हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन को किसने पराजित कर दिया था? तो हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित कर दिया था। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हुएनसांग महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों को देखने तथा बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने भारत आया था। उसने अपनी यात्रा का वर्णन एक पुस्तक में लिखा है जिसका नाम है सी यू की। हुएनसांग चीन के तांग वंशी शासक ताई सुंग के समकालीन था। तुर्क आक्रमण के भय से चीन में नागरिकों को पश्चिम में विदेश यात्रा पर प्रतिबंध था, परंतु हुएनसांग राजा की बात का उल्लंघन कर पश्चिम की ओर यात्रा करते हुए सिल्क मार्ग से भारत पहुंचा। हुएनसांग सिल्क मार्ग से भारत पहुंचा। उसने भारत के नालंदा विश्वविद्यालय से वहां के कुलपति सीलभद्र से हुएनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति सीलभद्र से योग दर्शन का अध्ययन किया तथा वह 13 वर्षों तक भारत में रहा। वह भारत से चीन वापस पहुंचा तो सम्राट ने उसे दंडित नहीं किया बल्कि उसका स्वागत किया तथा हुएनसांग को अपना सलाहकार नियुक्त कर लिया। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का क्या कारण था? नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा। बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों ने 1193 में नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। अगला प्रश्न है, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र क्या था? तो गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कन्नौज। अगला प्रश्न है, चार धाम कौन कौन से हैं? तो चार धाम है बद्रीनाथ उत्तराखंड में स्थित है, द्वारिका जो गुजरात में स्थित है, जगन्नाथपुरी जो उड़ीसा में स्थित है तथा रामेश्वरम जो तमिलनाडु में स्थित है। तो चार धाम है बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। अगला प्रश्न है, खजुराहो में स्थित मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने करवाया था? तो खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण जो है किसने करवाया था? ये करवाया था चंदेलों ने। आगे बढ़ते हैं, विस्तार पूर्वक इस प्रश्न को पढ़ लेंगे। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं ने करवाया था। यह मंदिर चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान करता है। खजुराहो में लगभग 85 मंदिरों का निर्माण मिलता था, परंतु वर्तमान समय में मात्र वहां 30 मंदिर ही शेष बचे हैं। यह मंदिर हिंदू, शैव, वैष्णव तथा जैन धर्म से संबंधित हैं। इन मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के मध्य हुआ था, जैसे कंदरिया महादेव का मंदिर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, खजुराहो स्थित मतंगेश्वर मंदिर किसे समर्पित है? तो खजुराहो स्थित मतंगेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। अगला प्रश्न है, आबू के जैन मंदिर का निर्माण किन पत्थरों से हुआ है? तो आबू के जैन मंदिर का निर्माण संगमरमर से हुआ है। अगला प्रश्न है, बौद्ध, हिंदू तथा जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ कहाँ विद्यमान है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास एलोरा में। अगला प्रश्न है, किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो राष्ट्रकूटों ने। तो राष्ट्रकूटों ने जो है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव बर्मन ने बनवाया था। उड़ीसा के पुरी में स्थित कोणार्क का विशाल सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव बर्मन ने करवाया था। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा पुरी में स्थित है। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ है? तो अंकोर वाट का विष्णु मंदिर है कंबोडिया में। इसका पूर्व नाम था कंपूचिया। इसका निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। यह द्रविड़ शैली में बना मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। अगला प्रश्न है, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था पल्लवों ने। इसके राजा थे नरसिंह वर्मन प्रथम। अगला प्रश्न है, प्राचीन नगर तक्षशिला किन नदियों के मध्य स्थित था? तो तक्षशिला सिंधु तथा झेलम नदियों के मध्य था।
अगला प्रश्न, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में अरावली पर्वत पर स्थित है। राज्य है सरोही, राजस्थान। अगला प्रश्न है, नवीं शताब्दी में किसने चोल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो चोल साम्राज्य की नींव विजयालय ने डाली थी। अगला प्रश्न है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसके शासनकाल में हुआ था? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसके शासनकाल में बना था? तो ये चोल शासक राजराज प्रथम। चोलों की राजधानी तंजौर थी। अगला प्रश्न है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? तो नटराज की प्रसिद्ध कांस्य की मूर्ति चोल कला का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, किस चोल शासक ने जल सेना प्रारंभ की थी? तो जो है जल सेना राजराज प्रथम ने प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न है, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था पुलकेशन द्वितीय। चालुक्यों की राजधानी वातापी थी, जो बीजापुर कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल स्थल की खुदाइयों से प्राप्त हुई है? तो ये हुई अरकमेडू से। अरकमेडू जो पांडिचेरी में है। अगला प्रश्न है, चोल साम्राज्य को किसने समाप्त किया था? तो चोल साम्राज्य को मलिक काफूर ने समाप्त किया था। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेना नायक था। अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई पांडवों की राजधानी थी। मदुरई जो है पांडवों की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। यूनानी लेखक हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टोरिका है, जिसमें भारत एवं फारस के संबंधों का विवरण है। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस का लेखक है विशाखदत्त। इस ग्रंथ में मौर्य काल का इतिहास व चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। अगला प्रश्न है, 10 कुमार चरितम के लेखक कौन है? तो 10 कुमार चरितम के लेखक है दंडी। अगला प्रश्न है, कुमार संभवम नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? तो कुमार संभवम महाकाव्य के लेखक है कालिदास। अगला प्रश्न है, कल्हड़ की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? तो कल्लड़ की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी में जम्मू कश्मीर का इतिहास का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, मिलिंद पन्नो क्या है? तो मिलिंद पन्नो यह एक पाली भाषा का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह पाली भाषा का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसकी रचना बौद्ध भिक्षु नागसेन ने की थी। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट कौन थे? तो आर्यभट्ट भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। मनुस्मृति क्या है? तो मनुस्मृति में कुल 16 स्मृतियां हैं, जिनकी रचना मनु द्वारा की गई थी। मनु को प्राचीन भारत का प्रथम एवं महान निर्माता माना जाता है।